अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस पॉडकास्ट में कुछ मेहमान इस तरह के होते हैं कि उनके साथ बात करना ऐसे ही होता है जिस तरीके से आप किसी भी दोस्त के साथ गुफ्तगू कर रहे हों। यही वजह है कि कुछ पॉडकास्ट ऐसी होती हैं कि अगर आपके पास लिखा हुआ स्क्रिप्ट ना भी हो तो भी पॉडकास्ट हो जाती है। और आज की भी पॉडकास्ट कुछ ऐसी ही है क्योंकि आज हमारे साथ शोएब गंडापुर मौजूद हैं जिन्हें आप पहले भी कई बार इस पॉडकास्ट में देख चुके हैं। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो एक ऐसा मौजू है जिस पर हमारे मुआशरे में बात नहीं की जाती, बावजूद इसके कि इस एक जुमले की वजह से मुआशरे में कई किस्म के मसाइल पैदा हुए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उस जुमले के बारे में जो हमारे मुआशरे के मर्दों को बार बार बावर करवाया जाता है, और वो ये है कि मर्द रोता नहीं है। अफसोस की बात यह है कि अगर एक बच्चे की उम्र 6 या 7 बरस भी हो तो भी उसको यही जुमला बताया जाता है। वो बच्चा भले जितना भी रोना चाहे, उसको अपने आंसुओं को पीना ही पड़ता है क्योंकि सोसाइटी उसको इस तरीके से कंडीशन कर देती है। इस जुमले के उस बच्चे की शख्सियत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, किस तरीके से उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर इन बातों का गहरा असर पड़ता है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे शोएब गंडापुर से। शोएब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आप दुबई में हैं, आपके लिए छुट्टी का दिन है, और दूसरी बात है कि ये मौजू ऐसा नाजुक है जिस पर हमारे मुआशरे में मर्द हजरात ज्यादा बात नहीं करते। जी, बहुत शुक्रिया सादिया। और इसलिए मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस मौजू पे बात करने के लिए। मतलब इट्स थोड़ा-सा नाज़ुक सा मौजू है। जी। मगर ये है कि इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए। और कुडोज़ टू यू फॉर पिकिंग अप दिस टॉपिक फॉर दिस कन्वर्सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब। शोएब, मैं आपको पहले एक थोड़ा सा कह दीजिए ट्रिगर वार्निंग दे दूं कि हो सकता है कि कुछ सवालात इस तरह के हों जो शायद आपके किसी ट्रॉमा को ट्रिगर करें, जिससे आपके जहन में कोई ऐसी यादें आ जाएं जिनके बारे में आप बात नहीं करना चाहते। तो आपसे गुजारिश है कि मुझे वहीं मौके पर रोक दीजिएगा। ये पॉडकास्ट रिकॉर्डेड है, हम कभी भी चीज़ों को काट सकते हैं, सवालात बदल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि जो बात कर रहे हैं उसको पोस्ट होना ही चाहिए। अ, मेरा आपसे पहला सवाल आपके अपने बचपन के मुतालिक है, और वो ये है कि जब आप छोटे थे तो क्या आपको कभी ये कहा गया था कि मर्द नहीं रोता, लड़के नहीं रोते, चुप कर जाओ, वगैरह वगैरह? जी, मुझे कॉन्शियसली वो एक मौका तो नहीं याद कि मुझे कब कहा गया था पहली बार, या पहली बार मैं कब कॉन्शियस हुआ था इस बात से कि मर्द नहीं रोते। मगर ये एक जो सोशल इंडोक्ट्रिनेशन बहुत ही एक शुरू-शुरू के आपके मतलब ज़िंदगी के शुरू में ही इसका आगाज़ हो जाता है। और बच्चों को बचपन से ही बताया जाता है कि लड़कियों और लड़कों में क्या फ़र्क होता है। जी। तो उसका कॉन्शियसनेस आपको मेरे ख़्याल में जैसे आपने कहा 4-5 साल में शुरू होने लग जाता है। उसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं उसकी तो छोटे बच्चों को इतनी समझ नहीं होती। मगर जो रवैयों में है, बिहेवियरल ट्रेंड्स जो हैं उसके अंदर बच्चों के लड़कों ने ये नहीं करना, लड़कों ने रोना नहीं है, या लड़कों ने जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा-सा सप्रेस करते रहना है वक़्त के साथ-साथ। तो वो बचपन में हल्का-हल्का बताया जाता है क्योंकि उस वक़्त आप के लिए एक चीज़ सोशली चलें थोड़ी बहुत एक्सेप्टेबल है कि आप छोटे बच्चे हैं तो आप रो लिए। मगर जो आप जाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर आपके आस-पास के लोग तो मेरे ख़्याल में उसके अंदर जो एक अहम चीज़ है, जो मेरे ख़्याल में बताई जाती है, सिर्फ़ रोने के मुतालिक नहीं, वो ये है कि इफ यू आर अ मेल, जब अगर आप मर्द हैं तो आपने अपनी मर्दानगी को प्रूव करना है। मेरे ख़्याल में मर्दों पे ये चीज़ बहुत बचपन से उनके अंदर उनकी घुट्टी में डाली जाती है कि अगर आप मर्द हैं तो मर्द ऐसे थोड़ी करते हैं, या लड़की हो क्या जो ऐसे कर रहे हो। तो वो जो एक ताना-सा दिया जाता है कि लड़कियों की तरह यूँ करे, वो करो, तो उस पे बचपन से ही उनको एक वो शेम करने का प्रोसेस जो शुरू होता है, तो उसके लिए वो अपना नेचुरल एक्सप्रेशन थोड़ा-सा सप्रेस और सबड्यूल करना शुरू कर देते हैं। तो वो प्रोसेस तो बचपन से शुरू हो जाता है। अ, अच्छा, जब आपको
ये बताया गया कि नहीं, रोना नहीं है, और लड़कियां रोती हैं, लड़के तो नहीं रोते, वगैरह वगैरह। तो जाहिर बात है कि जो इमोशंस हैं, जज्बात हैं, वो तो इंसानी जहन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी अब जिंदगी हमारे जज्बात पे बहुत तरीके से मुनहसर होती है। तो जब ये बात कही जाती है कि लड़कों ने रोना नहीं है, और अब जाहिर बात है आपको रोना आ रहा है, आपको कोई चीज बहुत हर्ट की है, तो किस तरीके से उन जज्बात को आप रेगुलेट करते थे, किस तरीके से, क्योंकि कुछ तो एक्सप्रेशन आपको देना है ना उस चीज का। वो क्या सिचुएशन होती थी? एक तो ये है कि अगर रोना आ भी रहा है तो किसी किसी ने ऐसा ना हो कि कोई देख ले आपको रोते हुए। तो हम्म। उसके लिए ये है कि आपको अगर रोना आ भी रहा है या आपको लग रहा है कि आपने रोना है, पहले तो भरपूर खुद पे काबू रखें। हम्म। और अगर काबू नहीं पा सकते तो छुपा लें खुद को, या अपना मुंह फेर लें या कुछ, कि नोबडी शुड सी यू क्राइंग। क्योंकि अगर किसी ने आपको रोते हुए देख लिया तो समझे कि उन्होंने आपकी कमजोरी पकड़ ली। हम्म। तो ये चीज जो है कि अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखानी, वो चीज मेरे ख्याल में बचपन से चली आ रही होती है। और इस तरह के फिर वाकयात यूं भी होते हैं, क्योंकि जाहिर है कि शुरू से तो इतना कंट्रोल बच्चों में नहीं होता कि वो लोगों के कहने पे रोएं या ना रोएं। तो जाहिर है वो रो पड़ते हैं। तो वक्त के साथ साथ जो उन्हें फिर इस बात को वो किया जाता है कि अरे तुम रो पड़े, अरे तुमने ये क्या हरकत कर दी, मतलब। तो उसकी वजह से वो उस चीज को मेरे ख्याल में, एक तो वो रेगुलेट करना ओवर पीरियड ऑफ टाइम सीख लेते हैं कि हम्म। अपने आंसुओं को वो अंदर ही अंदर पी जाते हैं। और या दूसरा ये है कि वो फिर सिर्फ छुप के रोते हैं। जाहिर है रोते तो हैं, क्योंकि रोना तो एक हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ना। अगर किसी उदासी में या कोई कोई और सदमा पहुंचे तो उसके लिए एक बॉडीली मैकेनिज्म है, ताकि आप कोप कर सकें और मैं भी इट थोड़ा सा बेहतर महसूस कर सकें उसके बाद। जो वो आपके पास नहीं होगा, तो या तो आपकी चीजें अंदर जमा होती रहती हैं जो आपको बचपन में शायद समझ ना आती हो कि अंदर जमा हो रही हैं। मगर वो जब जमा होते होते एक टिपिंग पॉइंट पे पहुंच जाती हैं, तो उसका अंदाजा जो उसके मुज़र असर आता है, मेरे ख्याल में आपको बचपन में नहीं नजर आते, वो आपको बाद में पता चलते हैं। जी, जो आपने बात कही छुप के रोने वाली, मेरे ख्याल में ये बात बहुत अहम है, क्योंकि अब जैसा कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात होना शुरू हो गई है, लोग फिर भी इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने लगे हैं। और मैंने कई लोगों से ये बात सुनी है कि उन्होंने अपने बचपन में, क्योंकि रोना तो आता था, लिहाजा वो छुप कर रोते थे। शुएब, आपने बहुत सफ़र किया है, सफ़र में उर्दू का सफ़र कह रही हूँ, अंग्रेजी का नहीं। तो आप अब बल्कि अब मेरे ख्याल में आपकी जिस हवाले से लोग आपको जानते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा हवाला ये भी है कि आपने दुनिया का इतना सफ़र किया है, और आपका मुशाहिदा बहुत है। आप वैसे भी बुनियादी तौर पर एक तख्लीक़ी सलाहियतों के मालिक इंसान हैं, और जो तख्लीक़ी लोग होते हैं अ, उनके एहसासात और जज़्बात कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बेसिकली क्रिएटिविटी उन्हीं इमोशंस का एक्सप्रेशन है। ये बताइए कि जब आप बड़े हुए, तो ये बात जो आपको बचपन से बावर करवाई गई थी, क्या आपने उस चीज को अनलर्न किया कि नहीं, ये गलत है, ये क्या बात है? अनलर्न कॉन्सेप्चुअली किया, मगर अपने रवैये से पूरी तरह नहीं किया। मतलब अपने रवैये से उस तरह से नहीं किया कि अभी मैं अपनी वल्नरेबिलिटी हर जगह शो करता फिरूं। मगर कॉन्सेप्चुअली मुझे समझ आ गई है कि ऐसा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मे बी अगर मेरे बच्चे होते तो उनको अगर मैं सिखाता तो अनलर्निंग में उन पे अप्लाई करता। मगर मेरे या मेरे ख्याल में किसी के भी जो चीज बचपन में इंग्रेन हो जाए उसको मुकम्मल तौर पे अनलर्न करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर वो जो जो आप जिस जिंदगी के दौर से गुजर गए, क्योंकि जिंदगी की स्टेजेस होती हैं, तो वो स्टेज आपने जिस तरह से गुजार ली वो तो वापस नहीं आएगी। तो इस स्टेज पे अनलर्निंग की जो एप्लीकेबिलिटी है, उससे वो जो पीछे वाला जो कुछ गुजर गया है वो तो ठीक नहीं होगा। मगर ये कि फिर भी मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पे बिहेवियरली अनलर्न मैंने नहीं किया, और शायद बहुत मुश्किल होता है सबके लिए। मगर अगर ये आपको बात कॉन्सेप्चुअली भी समझ आ जाए तो एटलीस्ट आप आने वाले नस्लों के लिए ये बात उनको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। यानी अब आप किसी बच्चे को नहीं कहेंगे कि बेटा
रोना नहीं है क्योंकि मर्द नहीं रोते, और अगर तुम रोओगे तो तुम लड़कियों की, ये तो लड़कियों वाली चीज़ है। अच्छा बिल्कुल एक यही बात है। और दूसरा ये है कि इमोशनल एक्सप्रेशन एक टैबू नहीं होना चाहिए, मतलब लड़कों के लिए ना। तो बिल्कुल, वही चीज बच्चों को बचपन से उनको, इसमें भी नहीं, मेरे ख्याल में जो एक आप उनको सिखाना शुरू कर देते हैं बचपन में कि लड़के यूं होते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि वो एक जो सोशली जैसे पीदरशाही निजाम में ये है कि मर्द एक एक जेंडर रोल्स है ना हमारे सोशली, जी, कि मर्दों के ये काम है और औरतों के ये औरतों काम का है। ये काम है। तो मर्दों को जो वो एक फुल इमोशनल रेंज होती है ना, उस तक उस उनकी रसाई को पे पाबंदी लगा दी जाती है। जी, उस इमोशनल रेंज में दोनों चीजें हैं, मतलब एक गम का इजहार है, रोना है, और या बहुत ज्यादा खुशी में भी आप देखें कि एक जो जिसे कहते हैं स्टोइक रिएक्शन, के वो खुशी में भी ज्यादा उछलने कूदने ना लग जाएं। हाँ, उनको एक इमोशन के लिए रेज की बहुत सोशल अप्रूवल है कि वो रेज, गुस्से का इजहार करें, तो उससे उनकी मर्दानगी जो है ना, उस पे स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगता है कि हाँ ये जो है ना, ये मर्दों वाला काम किया है इसने। तो वो सोशली रेगुलेटेड चीजें हैं मेरे ख्याल में। उसका एक हमारी अगेन बहुत सी चीजें जो हैं हमारे इर्तकाई सफर से जो हम इंसान गुजरे हैं हजारों साल पे, उससे ताल्लुक होता है। मसला ये है कि शायद जब हम जंगलों में रहते थे उस वक्त इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी थी, क्योंकि मुख्तलिफ कबाइल या बैंड्स एक दूसरे से मिलते थे, तो आपने उनको एक थ्रेटनिंग वो मतलब रवैया उनको दिखाना होता था ताकि आप महफूज रहें उनसे। मसला है कि हमारे हालात वो नहीं रहे, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हो गया है, हम शहरों में रहते हैं, बहुत कुछ बदल गया है। मगर बहुत सी हमारे अंदर जो इनग्रेन्ड वो चीजें थी, वो चली आ रही हैं उस जमाने से। और और कुछ चीजें उनको फिर सोशली रीइंफोर्स भी किया जाता है। जो एक तो जो सोशियो बायोलॉजिकल थ्योरी है कि वो एवोल्यूशनरी सफर के जरिए आ रही हैं। मगर मौजूदा दौर में जब हमें उस तरह के खतरात या उस तरह की चीजें नहीं है, तो दैट्स बेसिकली सोशल कंस्ट्रक्शन, लाइक यू आर एनफोर्सिंग समथिंग दैट डजंट हैव एनी एप्लीकेबिलिटी आज के दौर में। तो ये है कि मतलब वो जो फुल रेंज ऑफ इमोशंस है उसके अंदर मर्दों को सिर्फ गिने चुने जो इमोशंस हैं उसके इजहार पे एक तरह से सोशल इंसेंटिव है, और बाकियों पे एक सोशल, ना सिर्फ डिसइंसेंटिव है बल्कि एक तरह से शेम है उसके लिए। इसलिए मेरे ख्याल में जब हम देखते हैं कि आपने भी देखा होगा अपने खानदान में या अपने आसपास किसी मर्द को अगर आप रोते देख लें, हुँ, तो एक इट्स अ ह्यूज इवेंट, मतलब इट्स अ मार्कर कि वाह वो रो पड़ा, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई, मतलब कितना बड़ा वाकया है, सदमा हुआ होगा कि कोई हुँ, मर्द रो पड़ा। तो उसका ये भी है कि पूरे मतलब पूरे फिदरशाही निजाम में उसको इतना बड़ा हम समझते भी हैं कि ये इतना बड़ा वाकया हो गया। जब सोशली भी अगर उसको थोड़ा सा उसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा कम कर दिया जाए, अगर कोई रो पड़ा, तो उससे भी लोगों के लिए इमोशनल एक्सप्रेशन आसान हो जाए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। शायद आपने ये बात बहुत अहम कही है कि मर्दों के लिए कुछ इमोशंस इस तरह के हैं जिनको जो एक रेंज है जो उनके लिए मुख्तस कर दी गई है कि अगर गुस्सा करना मर्दानगी का एक्सप्रेशन है, और वो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप गुस्सा करते हैं, फलां की तबीयत बहुत बारोब है, फलां बहुत दबंग शख्सियत के मालिक हैं, और ये सारे इमोशंस हम एसोसिएट मर्दों के साथ ही करते हैं। अगर कोई औरत ये एहसासात दिखाएगी, ये जज़्बात दिखाएगी, तो मेरे ख़्याल में जिस तरीक़े से उसको लिया जाएगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ होगा, उसको बदतमीज़ और बदज़ुबान बिल्कुल। कहा जाएगा। एग्जैक्टली। तो और ये भी है कि जब आप एक इमोशन को दबा रहे हैं, तो वो भी एक दूसरे इमोशन की सूरत में निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर अपने गम को दबाया, तो आपका गम गुस्से की शक्ल में भी तो निकल सकता है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको गुस्सा ही आ रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपका अनरिज़ॉल्व्ड ट्रॉमा या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने अपने अंदर दबाई हुई थी, वो अब गुस्से की शक्ल में बाहर आ गई हो। आप बिल्कुल कुछ ऐसा कहना है। चाहें? ओवर ओवर रिएक्शन जिसको हम कहते हैं वो इसी वजह से होता है कि कभी आपके जैसे कहते हैं ना कि ऑफिस से आदमी घर आया हुँ, और घर में अपनी बीवी पे बरस पड़ा या बच्चों को डांट दिया या उनको मार पीट दिया, तो वो जो पहले जो उन्होंने इमोशन कहीं और का सप्रेस किया होता है वो निकलता किसी और सूरत में है।
बिल्कुल। तो बिल्कुल जैसे आप बात कर रही हैं, उसका एक एक असर तो ये होता है। और वो जैसे मैं पहले कह रहा था कि आपके बचपन के बहुत से सप्रेस्ड इमोशन आपकी बाकी सारी जिंदगी में निकलते रहते हैं। अब मसला ये है कि बचपन हमारा होता है मुख्तसर और हमारी एडल्ट लाइफ होती है लंबी। तो उस बचपन की बचपन की नादानियों का असर बाकी तकरीबन सारी जिंदगी में हमें देखना पड़ता है। उसके अंदर यह है कि वो अनलर्निंग लर्निंग इज प्रोबेबली क्विकर एंड लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इमोशनल हेल्थ या इमोशनल मैच्योरिटी तो एक जो जो आइडियल है, आई डोंट नो कि उसके क्या मार्कर्स हैं, मगर उसका बचपन में उसका सीड वो बीज बोया जाता है इमोशनल मैच्योरिटी का। और फिर बाद में उसको आपको ठीक करना होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है। अ, ये भी बड़ी एक अहम बात है कि किस तरीके से आपका गुस्सा किसी और से मुताल्लिक होता है, ख़ास तौर पे औरतों में भी होता है। मिसाल के तौर पे जो ससुराल से मसले-मसाइल होते हैं, वो बच्चे को मार के निकाले जाते हैं। इसी तरीक़े से अगर एक मर्द का को गुस्सा है अपने काम पे, अपने बॉस पे किसी चीज़ का, तो वो निकलेगा कि वो घर आके बीवी-बच्चों पे निकालेगा। बुनियादी तौर पे तो बात यही है ना कि जिस पर आपका बस चलता है, आप उस पे बस चलाते हैं। इससे मुझे एक कमजोर 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 को सहना पड़ता है जी, जी, चाहे वो बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल, हों। कमज़ोर को सहना पड़ता है। इससे मुझे एक बात याद आई और वो ये थी कि मेरी दादी से मुताल्लिक़ वो बात थी। खुदा उन्हें जन्नत में जगह दे। दादी मेरी ब्लड प्रेशर पेशेंट थीं हम्म। और जिस तरीक़े से एक ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के साथ एसोसिएट किया हुआ होता है कि उनको गुस्सा आता था, तो फुप्पो के साथ कई दफ़ा उनको कोई गुस्सा आता था, तो फुप्पो पे गुस्से का इज़हार करती थीं। तो फुप्पो ने एक दफ़ा उनको बोला कि भई ये क्या तरीका है कि आप हर वक़्त मुझ पर गुस्सा करती रहती हैं मुझसे। तो मेरी दादी ने कहा कि क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर का मसला है। हम्म। जिससे मेरी फुप्पो ने एक जो जवाब दिया वो जवाब आज तक हमारे ख़ानदान में ज़रबुल मिसल के तौर पे इस्तेमाल होता है और वो ये है कि उन्होंने कहा सराइकी में गुफ्तगू करते थे तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा सियाना ब्लड प्रेशर है, जो बहुओं पे नहीं निकलता और बेटी पर निकलता। तो ये भी है कि आपको जो आपके गुस्से का एक्सप्रेशन भी है, वो भी आपको पता होता है कि किस पर आप निकाल सकते हैं। आप अपने बॉस पे जाके गुस्सा उस तरीके से नहीं निकालेंगे। ये भी अच्छा। ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस है जो हमने सीखी है कि कहाँ पे आपको गुस्सा निकालने के नुकसानात आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो आप बिल गुस्सा वहीं निकालते हैं जहाँ पे उसका नुकसानात या बैकलैश का खतरा ना हो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो अगर इंसानी इर्तिक़ा को देखा जाए तो मेरे ख़्याल में ये अक़ल तो इंसान ने सीखी ही है। अच्छा, अभी हम इस पॉडकास्ट पे जब हमने रिकॉर्ड करना नहीं शुरू किया था, तो हम एक बात कर रहे थे लफ्ज़ वल्नरेबिलिटी के बारे में, जो बहुत इस्तेमाल किया जाता है आजकल। अ, तो ये बताइए कि वल्नरेबिलिटी एक कमज़ोरी इसके लुग़वी मायने भी कमज़ोरी के हैं और इसको कमज़ोरी के सेंस में ही इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको लगता है कि बाज़ औक़ात ये एक ताकत भी हो सकती है? क्योंकि जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौक़े होते हैं जहाँ पर अगर आप अपनी कमज़ोरी का इज़हार नहीं करेंगे, तो ज़्यादा मसला होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, ये बात औक़ात ताकत इसका वल्नरेबिलिटी का ट्रस्ट से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी आप मेरे ख़्याल में वहाँ पे शो करना आपको चाहिए जहाँ पे आपका एक लेवल ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो चुका हो। मेरे ख़्याल में चूँकि मैं सफ़र काफ़ी कर चुका हूँ, तो मैं उसको उस तरह से भी देखता हूँ जेंडर रोल से अलग होके, कि जब मैं किसी नई जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता होता उस जगह के बारे में, आई एम अ स्ट्रेंजर, तो आई एम काइंड ऑफ मैं वल्नरेबल होता हूँ वहाँ पे, कि मुझे ना ज़बान आती है, मुझे ना ये पता नहीं है कि हुँ। मैंने खाना कहाँ से लेना है, किसी से बात कैसे करनी है रेस्टोरेंट में या एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है। तो मेरी वल्नरेबिलिटी एक तरह से एक्सप्रेस हो रही होती है जिसको मैं छुपा नहीं सकता। उसका कोई फ़ायदा भी उठा सकता है, मतलब कोई मुझे धोखा भी दे सकता है, मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे समझ नहीं आएगी। बिल्कुल। और मगर ज़्यादातर जो मैंने देखा है 80-90% लोग उस वल्नरेबिलिटी से एक बॉन्ड बन जाता है मेरे ख़्याल में, क्योंकि लोग जी। पीपल गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प व्हेन दे फाइंड समवन इज़ वल्नरेबल और इन नीड ऑफ हेल्प। तो अक्सर लोग उसके लिए अपने मतलब जो उनकी जो जेनरॉसिटी है वो बहुत खुल के सामने आती है। तो एक वल्नरेबिलिटी वहाँ पे एक बॉन्ड की
सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इसका मेरे ख्याल में एक हमारे और एक बहुत ही बुनियादी इंसानी जज्बे से ताल्लुक है कि मेरे ख्याल में ज़्यादातर इंसान दे वांट टू बी यूज़फुल, मुफीद के सोसाइटी में या अपने ज़ाती तौर पे, क्योंकि हम खुद अच्छा महसूस करते हैं अपने बारे में, जब हम मुफीद हों। और बिल्कुल। ये एक तरह से आप किसी की मदद करें तो उसका एक थोड़ा-सा छुपा हुआ सेल्फिश पहलू भी है कि यू यू फील गुड व्हेन यू डू गुड। तो हुँ, आप किसी को मौका दे रहे होते हैं अपनी वल्नरेबिलिटी शो करके कि दे कैन आल्सो फील गुड बिकॉज़ दे कैन रीच आउट टू यू, दे कैन प्रोबेबली सोलेस आपको थोड़ा-सा आपकी ढाढ़स बंधा सकते हैं या किसी भी तरह से आप खुद हल्का महसूस करते हैं, तो एक बहुत ही एक सिम्बियोटिक किस्म का आपका ताल्लुक कायम हो सकता है वल्नरेबिलिटी शो करके, जो हम वर्कफ़ोर्स में भी देखते हैं, काम पे कोलीग्स से हमारी काम-शाम की बात होती है। कभी-कभी कोई कोलीग अपनी कोई पर्सनल इश्यू डिस्कस करने लग जाता है और हुँ, हम देखते हैं कि उसके बाद हमारा उनसे ताल्लुक जो एक इंटरपर्सनल ताल्लुक है, उसको हम एक नए नज़र से देखने लग जाते हैं कि पहले सिर्फ़ एक प्रोफ़ेशनल ताल्लुक था, उसके बाद एक वो दोस्ती और या वो जो एक करीबाना ताल्लुक, वो उससे शुरू होता है। तो मेरे ख़्याल में यकीनन ये एक ताकत आपके लिए बन सकती है और आपकी सोशल बॉन्डिंग और उसके अंदर एक बहुत अहम पहलू हो सकता है, अगर आप इतना ट्रस्ट किसी पे कर सकते हैं। बहुत से मेरे ख़्याल में अगेन वो जो हमारा इर्तिकाई सफ़र है उसके अंदर ये था कि हमने अपना एक वो जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक इनविंसिबल किस्म की अपनी दिखाना है लोगों को, दूसरे दूसरे बैंड्स को, दूसरे कबाइल को, कि किसी को हमें कोई कमज़ोरी नहीं नज़र आनी चाहिए क्योंकि उसकी कमज़ोरी का कोई फ़ायदा उठा लेगा या कमज़ोरी को देख के आप पे कोई अटैक कर लेगा। मगर उसके अंदर ये है कि वो चीज़ें हमारे अंदर तब से चली आ रही हैं और अब हम उसको हमें वो अनलर्न करना है एज़ एन एंटायर, और ये हर जगह है मेरे ख़्याल में, इसका हमारे माशरे के अलावा ये तो पूरे ह्यूमन रेस में देखा जाता है जहाँ भी आप हों, कि उससे आप कैसे एज़ अ सोर्स ऑफ बॉन्डिंग यूज़ कर सकते हैं। वाक़ई ये बात बड़ी अहम है कि वल्नरेबिलिटी का ताल्लुक इससे भी होता है कि आपको किस शख़्स पे इतना एतमाद है। क्योंकि वही जो आपने इंसानी इर्तिक़ा की बात की, हमेशा से इंसान को प्रेडेटर का खौफ़ होता था कि कोई हमला कर जी। देगा, कोई हमलावर आ जाएगा, कोई जंगली जानवर आ सकता है या जो भी। अ, और इसलिए आपको अपनी कमज़ोरी का इज़हार नहीं करना, क्योंकि अगर आपने उस कमज़ोरी का इज़हार कर लिया तो आप पे कोई किसी भी तरीक़े से अटैक कर सकता है, आप पर हमला कर सकता है। लेकिन फिर वही वाली बात जो आपने फ़रमाया कि आप जब सफ़र करते हैं और वहाँ पर आप वल्नरेबल होते हैं और देखिए देखिए ये मैंने कहा, पॉडकास्ट अर्ज़ किया। ये पॉडकास्ट है, यहाँ पे मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं जितनी तमीज़ से गुफ्तगू कर सकूँ वो मैं करूँ। तो ये वाक़ई इंसानी बॉन्ड्स में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। हम अपने दोस्तों के साथ भी वो दोस्त जो हमारे साथ अपनी बातें कर लेते हैं, उनके साथ एक आपकी बॉन्डिंग और तरह की होती है। अ, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ये जो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस नहीं करना, ये बात अब जेंडर से भी थोड़ी बाहर इस तरीके से जा चुकी है कि औरतों में भी ये चीज़, मतलब मैं खुद एक औरत होने के नाते मैं ये बात कर सकती हूँ कि हम भी ये चीज़ सोचते हैं कि हमें किसी के सामने अपनी कमज़ोरी नहीं शो करनी, क्योंकि अगर हमने किसी के सामने अपनी कमज़ोरी शो की, तो हो सकता है कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा ले। तो आपको लगता है कि ये चीज़ थोड़ी जेंडर से बाहर आ गई है? बिल्कुल आई होगी, मतलब मेरा तो ज़ाहिर है एक औरत वाला तजुर्बा नहीं है, मगर चूँकि मेरे ख़्याल में जितनी भी हमारी समाजी एक-दूसरे से ताल्लुक होता है, क्योंकि अब औरतें भी काफ़ी ज़्यादा वर्कफ़ोर्स में हमेशा से थी, बट जी, उन वही अब ज़्यादा। प्रोफ़ेशंस में हैं जिनमें अब मर्द भी होते हैं, पहले अलग-अलग काम होते थे। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्योंकि वही है कि कोई आपकी वल्नरेबिलिटी देखेगा तो उसका फ़ायदा उठाएगा, और मेरे ख़्याल में यही ख़ौफ़ हमें वल्नरेबिलिटी शो करने से वो मतलब दूर रखता है कि कोई हमारी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। एक ये, और दूसरा मेरे ख़्याल में शेम, जो कि हमारा एक बहुत ही इनग्रेन्ड बचपन से चला आता है
जो कि लड़कियों को शायद उतना फेस ना करना होता हो बचपन में जितना लड़कों को, क्योंकि मैंने देखे हैं केसेस बुलिंग जैसे स्कूल में होती है, किसी ने किसी को बचपन में किसी लड़के को रोते हुए देख लिया तो शायद बाकी लोग लड़के लड़कियां स्कूल में उसका सालों तक मजाक उड़ाते रहेंगे कि अरे तुम तो रो पड़े थे, तब रो पड़े थे 2 साल पहले उस मौके पे तुम रो पड़े थे। तो उस वजह से सप्रेस हो जाता है और उस वजह से वल्नरेबिलिटी शो करना कुछ उसका औरतों में भी होता होगा कि उस वजह से हम बहुत सप्रेस करने लग जाते हैं। रोना भी एक वल्नरेबिलिटी शो करने का एक इजहार है ना, या रोना या अपनी कोई भी मसाइल बताना या अपना ये बताना है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या अपनी डिप्रेशन या किसी और मसले का जिक्र करना, या ये बताना कि मैं इवन इस काम से बोर हो रहा हूँ मुझे, क्योंकि हमें एक वो भी प्रेशर होता है ना कि वी शुड ऑलवेज लुक वेरी एक्साइटेड अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। तो वो जो एक जाली एक्साइटमेंट होती है वो ना शो करना, तो वो चीजें सब ऐसी होती हैं कि उसको हम इसलिए छुपाते हैं और एक मस्नुई किस्म का चेहरा लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि हमें खौफ होता है कि हमारी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा लिया जाएगा। तो इसमें चूंकि बाकी हमारे शोबों में जेंडर रोल्स नए आजकल के जमाने में कहीं कहीं पे वो ब्लर होते जा रहे हैं, ऐसे काम खवातीन कर रही हैं यहाँ पे, बसें चलाती हैं, कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, गैरेजेस के हैं, जो आप काम यहाँ मगर पे, आ रही है। खुदा कलामी की माजरत, लेकिन जो आप यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आप क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में रहते हैं। दुबई को मैं हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड नहीं कहूंगी, लेकिन आप बाकी जिन ममालिक से आते हैं। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे से मेरा मतलब वेस्ट था। और उसमें ज़ाहिर है बहुत फ़र्क है, अभी भी दुनिया की मुख्तलिफ जगहों में उस तरह के जेंडर रोल्स कहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और कहाँ पे उनको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा उसकी सोशल कॉस्ट है और कहाँ पे उसकी नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे मुआशरे में या मशरकी मतलब इंडिया पाकिस्तान इन जगहों पे या बहुत सी दूसरी जगहों पे वहाँ पे जेंडर रोल क्रॉस करने का बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। अगर कोई औरत उस शोबे में आ जाए जो मर्दों के लिए है, या कोई मर्द ऐसी हरकतें करने लग जाए जिन्हें औरतों से एसोसिएट करने लगता है, तो एक तरह से वो सोशल आउटकास्ट बन जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, 5 मिनट रह गए, अब हमने 5 मिनट में वाइंड अप करना है इसको। जी, 5, क्योंकि मेरे ख्याल में अब आखिरी सवाल ही रह गया, तो आई थिंक वी कैन जस्ट डू दिस। शोएब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि, और ये है बड़ा क्लीशेड सा सवाल है, आप भी ये पॉडकास्ट कर चुके हैं, मेरे ख्याल में आप तीसरी दफा या चौथी दफा आए हैं, और हम्म। बड़ा क्लीशेड सवाल है, हर पॉडकास्ट के इख्तिताम पे गेस्ट से यही बात कही जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात अहम है। अब वो ये कि आप इस पॉडकास्ट के जरिए मर्दों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इन जेंडर रोल्स, इन स्टेरियोटाइप्स और वल्नरेबिलिटी को ना एक्सप्रेस करने के बारे में। मैं पैगाम ये दूंगा कि आप मतलब खासतौर पे जो मर्द किसी रिलेशनशिप में हैं, कि उसमें आप अपना पूरा इमोशनल बर्डन किसी एक शख्स पे ना डाल दें, कि आपके अंदर जो भी सप्रेस चला आ रहा है बचपन से वर्क फोर्स से, तो आप उसको किसी एक शख्स पे या अपने सबसे कमजोर शख्स पे निकालें, बल्कि अपना जो जज्बाती सफर है उसको स्टडी करें, और जैसे थेरेपी वगैरह या उसका किया जाता है किसी उसको मतलब अपने नजरियात को क्वेश्चन करें जो आप बचपन से लेके चल रहे हैं, कि ये और उसको देखें कि क्या चीजें कुदरती तौर पे कुदरत ने तख्लीक की हैं आपको इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए, जिनको आपने दबाया हुआ है, चाहे वो रोना हो, चाहे वो कोई भी किस्म का एक रिस्पॉन्स होता है, कुदरती रिस्पॉन्स आपके किसी कुदरती जज्बात के लिए, तो उनको सप्रेस करके जो चीजें आपके अंदर जमा होती चली आ रही हैं उसको अपने से कमजोर लोगों पे निकालने से बेहतर है कि आप अपने अंदर देखें, और अगर आपको किसी मदद की जरूरत है उन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो कहीं से प्रोफेशनल मदद लें उसके लिए। ये शोएब, आपने पैगाम जो शायद आखिरी बात अपने कही है, खुद के लिए भी है और बाकी मर्दों के लिए भी, अच्छा, मगर यू वर थिंकिंग अलाउड, तो मेरे ख्याल में ये बात बहुत अहम है, बहुत अहम बात है ये, जो आपने इख्तिताम पे कही कि अपने अनरिजॉल्व ट्रॉमास को समझें, अपना तमाम तर इमोशनल बर्डन किसी एक शख्स पर ना डाल दें, और थेरेपी एक बहुत अहम चीज़ है जिसमें अब हम देख रहे हैं कि औरतें तो आ रही हैं बहुत
थेरेपी की तरफ थेरेपी लेती हैं, लेकिन मर्दों में अभी भी थेरेपी को एक टैबू समझा जाता है। और लेकिन ये चीज़ बहुत अहम है, क्योंकि हम में से सब लोगों के कुछ ना कुछ अनरिजॉल्व ट्रॉमास हैं, बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं जिनसे हमें रिकवर करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, ताकि वो जिस तरह वो है ना नॉवल है उदास नस्लें, जनरेशनल ट्रॉमा, ताकि जनरेशनल ट्रॉमा आप पर ख़त्म हो जाए और आपकी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल ना हो। शोएब, एक जी, मरतबा और फिर बहुत शुक्रिया। सॉरी हाँ, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी। सॉरी। नहीं नहीं, ओके। थेरेपी के बारे में मैं ये कहूंगा कि आइडियल वर्ड तो ये होगा कि किसी को थेरेपी की जरूरत ना हो, क्योंकि थेरेपी एट द एंड ऑफ द डे इज अ कमर्शियल इंडस्ट्री सॉर्ट ऑफ थिंग। जी, और हर किसी के लिए थेरेपी पे जाना भी वो नहीं होता, बिकॉज इट कॉस्ट बिल्कुल। अ लॉट ऑफ मनी। इट्स एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स इट इज। तो अगर हमारे समाजी रवैयों में इस तरह तब्दीली आएगी, और इस तरह से जो हम जो इंग्रेन करते हैं लड़कों में बचपन से ये चीजें, अगर आने वाली नस्लों में हम उस तरह के स्ट्रिक्ट जेंडर रोल्स की वो इंडोक्ट्रिनेशन बंद कर दें, तो मेरे ख्याल में हमें थेरेपी की इवेंचुअली जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मगर मे बी हमारे लॉन्ग टर्म सफर में थेरेपी शुड बी अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट रादर देन समथिंग, बिकॉज थेरेपी में भी मैंने ये देखा है कि लोग दे आर काइंड ऑफ वेरी यूज टू लाइफ लॉन्ग थेरेपीज। और फिर भी जो बाद में थेरेपी से आते हैं तो कम से कम एज अ थर्ड पर्सन मुझे कोई खास तब्दीली उसमें नहीं नजर आ रही होती। मगर शायद क्योंकि जब तक सोशल फैक्टर्स नहीं बदलेंगे तो वो मसाइल तो रहते ही हैं आपके अंदर। तो हमें बेसिकली अपनी अपनी खुद की तरबियत जो जिंदगी भर जारी जारी रहती है, और आने वाली नस्लों को उदास नस्लें बनने से बचाने की तरबियत पे भी तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल। का बटन, मुझे इसकी ये समझ नहीं आ रही कि ये इसका फॉर्मेट चेंज क्यों हो गया। एक सेकंड अब जी। क्या, जल्दी है मुझे लगता है काफी। अब सही। चलें इसको शुरू करते हैं। जी। आपने वैसे जो ये बात कही है ना कि थेरेपी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है और बहुत से लोग थेरेपी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, मेरे ख्याल में इस पर हम एक अलहदा गुफ्तगू करेंगे, जिसमें गालिबन मैं और आप दोनों मुतजाद आरा के साथ बात कर सकते हैं। क्योंकि क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है, और बाज़ औक़ात थेरेपी जिसको समझा जाता है कि हाँ जी ये तो ज़बानी बातचीत है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल हैं जो कर रहे हैं और इसका एक तरीका मेरे ख्याल में मुख्तलिफ होता है। लेकिन इस बात से यकीनन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी कि जब तक समाजी रवैये नहीं बदलेंगे, तब तक जो भी कर लिया जाए चीजें चेंज नहीं हो सकती। समाजी रवैयों का बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप थेरेपी भी करवाते हैं वो आपको एक कोपिंग मैकेनिज्म तो दे देती है, लेकिन ये है कि जो आपके ट्रिगर्स हैं उन ट्रिगर्स को वो रिमूव वहीं करना पे भी है। बहुत। जिस तरीके से वो कहा जाता है ना कि बहुत से लोग थेरेपी में इसलिए होते हैं क्योंकि उनके इर्द गिर्द के लोग थेरेपी नहीं लेते। तो ये भी एक मेरे ख्याल में एक बहुत अहम बात है। शोएब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपने, मुझे अंदाजा है कि आप बहुत मसरूफ होते हैं, फिर भी आपने वक्त निकाला और आज आपकी छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन ज्यादा मसरूफ होता है। छुट्टी नहीं है, दुबई में वीकेंड बदल गया है। ओह अच्छा अच्छा, मुझे तो अभी भूल ही गया हफ्ता था। इतवार को छुट्टी होती है। ओह अच्छा अच्छा, मुझे 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 वही अपना जमाना याद है कि जब जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी, तो फिर तो आपका डबल शुक्रिया कि आप नहीं नहीं, इतना आप शुक्रिया ना अदा करें। इट्स अ प्लेजर टू स्पीक विद यू ऑन सच अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज। हमें आज तो उसमें से हमने एक मौजू पे गुफ्तगू की, और गुफ्तगू काफी इधर उधर मतलब जा रही थी। मुझे नहीं पता कि उसका कोई कोहेरेंट सा नतीजा निकला या नहीं, मगर आई आई एंजॉय बीइंग ऑन दिस पॉडकास्ट। तो आपका शुक्रिया मेरे बुलाने ख्याल का। में एक नतीजा तो निकला है। एक नतीजा ये निकला है कि अपने इमोशंस को रेगुलेट करना चाहिए। कमजोरी को छुपाना कोई बहुत बहादुरी की बात नहीं है। और तीसरी बात ये कि अपनी हीलिंग पर फोकस करना चाहिए, ताकि आप
अपना इमोशनल बर्डन किसी दूसरे पर ट्रांसफर ना करें। बिल्कुल मेरे ख्याल में बिल्कुल। तीन नताइज तो निकल गए हैं, और एक पॉडकास्ट में से तीन नतीजे निकलना मेरे ख्याल में ये खासी। जो आपने आखिर में 3 नताइज को समराइज किया है ना, उससे मुझे काफी तसल्ली हो रही है कि पॉडकास्ट का जो है ना कुछ वो निकला है यानी आउटपुट। कुछ तो इसका मतलब है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हुई है। आपसे बात करना हमेशा बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, और उसके अलावा भी जिस तरीके से मैंने इस पॉडकास्ट के शुरू में कहा कि अगर सवालात लिखे हुए ना हो, स्क्रिप्ट ना भी हो, तो भी पता होता है कि आपसे गुफ्तगू हो रही है, लिहाजा बात से बात निकलती आएगी। शुएब, आपका बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखी। इस मौजू पे हमने कोशिश ये की है कि आज की इस पॉडकास्ट को जितना हल्का फुल्का रखा जा सकता है रखा जाए, क्योंकि ये मौजू गंभीर है, ये मौजू नाजुक है। इस मौजू पे ज्यादा गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के जरिए आपकी सोच के कुछ नए जाविये खुले होंगे, और इस बात की आगाही हुई होगी कि हर बात छुपाने की नहीं होती। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पे बात करना बहुत जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि हम एक सेहतमंद माशरा तख्लीक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी आरा से, अपने तजुर्बात से कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।